हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें सुश्रुत। सुश्रुत जो है ये विश्वामित्र के वंशज थे। इनका जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था और धन्वंतरी के आश्रम से इन्होंने प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया। इन्हें संसार का पहला सर्जन कहा जाता है या शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, सुश्रुत संहिता। इसके अंदर उन्होंने कंप्लीट शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पूर्व इन्होंने अपूर्ति दोष के बारे में बता दिया था। उन्होंने बताया कि गर्म करने से जो शल्य चिकित्सा के या सर्जरी के जो उपकरण होते हैं उनमें जो कीटाणु उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं के द्वारा 26 शताब्दी पहले नाक, कान, होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी पता लगता है, तो इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने सबसे पहले पाचन उपापचय और शरीर की प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। इन्होंने बताया शरीर में उपस्थित वात, पित्त और कफ तीनों दोषों में असंतुलन के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। इनका जो ग्रंथ है चरक संहिता, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये प्रश्न अभी कक्षा 10 की बोर्ड क्लास एग्जाम में पूछा गया है कि चरक संहिता किस भाषा में लिखा हुआ है, और ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा हुआ है। इन्होंने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों के बारे में 200 साल पूर्व ही बता दिया था। इन्होंने बताया कि बच्चे में जो आनुवांशिक दोष है जैसे अंधापन, लंगड़ापन, ये माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हृदय शरीर का सेंटर होता है और शरीर से मुख्य धमनियों के द्वारा जुड़ा रहता है। तो चरक ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। चरक जो शब्द है ये चलना से बना है। ये पीड़ित जनता के इलाज के लिए और उनको शिक्षा देने के लिए दूर दूर तक पैदल चलते थे, इस कारण इनका नाम चरक रखा गया। इसके बाद है CV रमन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुधिरापल्ली शहर में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मल था। इनके पिता विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज में फिजिक्स के प्राध्यापक थे। रमन ने वोल्टेयर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 19 साल की आयु में इन्होंने विज्ञान में MSc की परीक्षा उत्तीर्ण की और 19 साल की आयु में इन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा दी। फिजिक्स के विद्यार्थी होते हुए भी इन्होंने साहित्य, इतिहास, संस्कृत, पॉलिटिकल ऐसे जो विषय थे उनमें सेलेक्ट हुए और भारत सरकार ने इन्हें अर्थ विभाग के उप महालेखापाल पद पर नियुक्त किया। रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा जो भारतीय वाद्य यंत्र है और वायलिन, पियानो जैसे जो विदेशी यंत्र हैं इनमें जो ध्वनिक गुण होते हैं उनकी खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। राजकीय सेवा में रहते हुए इन्हें अपने प्रयोगों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था, इस कारण इन्होंने 1917 में डाक तार विभाग के महालेखापाल पद से रिजाइन दे दिया। इन्होंने बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर पद को ज्वाइन किया और इस पद पर रहते हुए इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। 1928 में रमन प्रभाव की खोज की इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर साल लगभग इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो देखिए रमन प्रभाव क्या है। 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव के बीच अंतःक्रिया होती है। ये प्रयोग उन्होंने केवल 200 रुपये के उपकरणों से और लगभग नहीं के बराबर सुविधाओं के साथ इन्होंने ये प्रयोग किए और रमन प्रभाव की खोज की। 1949 में इन्हें राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया और 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया इन्हें। रमन ने समुद्र और आकाश के नीले रंग का कारण बताया कि समुद्र और आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, इन पर भी प्रयोग किए। 20 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके सम्मान में
और रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा। भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद इन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष अध्ययन प्रारंभ किया और कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान किया। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और बताया कि कॉस्मिक किरणें सूक्ष्म कण है जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं। कॉस्मिक किरणों के बारे में बताया इन्होंने बताया कि ये सूक्ष्म कण है जो बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं और वायु के कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। भाभा ने इन नाभिकीय कणों की खोज की जिन्हें बाद में मेसोन के नाम से जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मेसोन कणों की खोज भाभा ने की। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष भाभा बने। इन्हीं के निर्देशन में 3 रिएक्टरों की स्थापना हुई, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। ये इंपॉर्टेंट है कि भाभा के निर्देशन में किन 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई, तो अप्सरा, साइरस और जर्लिना। और 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर की स्थापना हुई तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर 1963 में पहला परमाणु बिजली घर बनाया गया। ये क्वेश्चन अभी इस साल कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु विज्ञान में योगदान के लिए इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 देशों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया। 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। 1967 में परमाणु शक्ति जो संस्थान है ट्राम्बे, उसका नाम बदल के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु शक्ति जो संस्थान था ट्राम्बे, उसका नाम बदल के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया इनके सम्मान में। इसके बाद है प्रफुल्ल चंद्र राय। इनका जन्म बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररूली कतिपरा गांव में हुआ था। इनके पिता हरिश्चंद्र राय संपन्न गृहस्थ और फारसी विद्वान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के हेयर स्कूल और एल्बर्ट स्कूल से हुई। 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रारंभ की। 1842 में गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा पास करके ये एडिनबरा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। इनके जो सहयोगी दोस्त थे प्रोफेसर जेम्स वॉकर, अलेक्जेंडर स्मिथ और मार्शल, इनके संपर्क में आने के बाद इनका झुकाव जो है वो रसायन शास्त्र की तरफ हुआ। भारत आने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इनसे कम योग्यता के जो अंग्रेज थे वो ऊंचे पदों पर थे और अधिक वेतन लेकर उसी कॉलेज में नियुक्त थे। प्रफुल्ल चंद्र राय ने इस अन्याय का विरोध अंग्रेज डायरेक्टर से किया, तो उन्होंने व्यंग में इन्हें कहा कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई बिजनेस क्यों नहीं चलाते। इन व्यंग्यात्मक शब्दों के प्रभाव से 1892 में 800 रुपये की अल्प पूंजी से इन्होंने विलायती ढंग की औषधियाँ तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क का कार्य प्रारंभ किया। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, और ये कारखाना प्रगति करके करोड़ों रुपए का कारखाना हो गया है, जिससे देश में कई अन्य उद्योगों का भी सूत्रपात हुआ। इनकी मृत्यु 19 जून 1944 को 83 वर्ष की आयु में हो गई। इसके बाद है पंचानन माहेश्वरी। ये भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ, ढाका यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन कार्य किया। 1948 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष होकर आए। इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया। पादप भ्रूण विज्ञान ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले वाले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के मिश्रण से नई शाखा का विकास किया। इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण और वृद्धि कराने में इन्होंने पर्याप्त सफलता हासिल की। इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की और टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। 18 मई 1966 को पंचानन माहेश्वरी का निधन हो गया।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि पादप भ्रूण विज्ञान पर प्रयोग किया। इसके अलावा टिश्यू कल्चर लेब और टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध किया इन्होंने। ये प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसके बाद है सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ये भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। इन्हें भारत के बर्डमैन नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, उसका निर्माण और एक बांध प्रोजेक्ट को रुकवाने पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव मिलार्ड की देखरेख में इन्होंने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया और जो असामान्य रंग की गोरैया की पहचान की। इनकी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पेरो सलीम अली की आत्मकथा है। इसमें इन्होंने पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना कि जब ये खेल रहे थे तो इन्होंने खिलौना बंदूक से इस गोरैया का शिकार किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुई थी। इनके पास यूनिवर्सिटी की औपचारिक डिग्री नहीं होने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपये के वेतन पर गाइड के रूप में नियुक्त होने के बाद इन्होंने पढ़ाई करने का फैसला किया। इन्हें बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। ये लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और 91 साल की उम्र में 1987 में इनका निधन हो गया। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सेकॉन की स्थापना हुई। इसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी नामक गांव में इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा के बाद ये रामनाथपुरम के खाड़जाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रवेशित हुए। अय्यावुरे सोलोमन उनके प्रेरणा स्रोत बने। अय्यावुरे सोलोमन इनके जो गुरु थे। इनका गुरु मंत्र जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत होती है: इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ये कलाम के जीवन का मेन आधार बना। 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये दाखिल हुए। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे, ये भारत का पहला रॉकेट है, ये छोड़ा। SLV परियोजना का प्रबंधक इन्हें बनाया गया और इनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरी। SLV-3, SLV का पूरा नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसने अपनी सफलतापूर्वक उड़ान भरी जिसने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। SLV-3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ये लॉन्च व्हीकल है जो उपग्रह को अपनी कक्षा में भेजता है। इनके तत्वाधान में 5 प्रमुख मिसाइलों पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, इन 5 प्रमुख मिसाइलों के परीक्षण और प्रक्षेपण का कार्य इनके तत्वाधान में हुआ। इस कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 मिसाइलों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए कि इनके तत्वाधान में कौन कौन से मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत सरकार ने 1981 में इन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में ये भाषण दे रहे थे और अचानक से इन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया जिससे इनका निधन हो गया। इनका निधन पूरे विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो ये पाठ आपके कंप्लीट हुआ।